नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस की बात करी थी, कुछ एक्सेप्शन की बात करी थी। इस क्लास में हम लोग आयनिक रेडियस की बात करेंगे और उसके बाद फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की। देखिए आयनिक रेडियस क्या होता है। तो आयनिक रेडियस, अब टॉपिक तो हेडिंग डालिए आयनिक रेडियस क्या होता है। तो आयन का जो रेडियस होता है वो आयनिक रेडियस होता है, उसमें क्या होता है। अब आयनिक रेडियस कैसे निकालते हैं, तो आयनिक रेडियस निकालते कैसे हैं ये तो आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में पता चलेगा कि Na+Cl- का रेडियस कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं जानना है कि रेडियस निकालेंगे कैसे। यहाँ पर तो आपको केवल इतना जानना है कि अगर आपके पास आयनिक रेडियस है तो वो दो टाइप का है, एक कैटायन है और दूसरा एनायन है। ठीक है, तो एनायन का रेडियस हमेशा एटम से ज़्यादा होगा। और कैटायन का एटम से कम। जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले कि A- है, A है और A+ है, A- का ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा है, प्रोटॉन का नंबर कंपैरेटिवली कम हो गया इलेक्ट्रॉन के। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो जाहिर सी बात है कि खींचेगा ज़्यादा तेजी से और रेडियस कम हो जाएगा। अब इसको हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। इसमें कुछ खास तरह के इसके अंदर ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब कि कुछ खास तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो, वो आपको जानना जरूरी है। तो पहली बात तो ये है कि चाहे आयन अगर सेम चार्ज है, तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियस increases. On moving down the group, आयनिक रेडियस increases. लेकिन अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सब में एक ही तरह का चार्ज रखिए। ऐसा नहीं कि किसी में एक पॉजिटिव कर दो, किसी में 3 पॉजिटिव कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, तो अब सब में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आप और सब पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ट्रेंड काम आएगा। अब इसे माइनस भी लेना चाहे तो F-, Cl-, Br-, I-, तो यहाँ पर भी ये काम करेगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर है इसके अंदर, फॉर सेम एटम और सेम पीरियड एटम, सेम पीरियड एटम्स, फॉर सेम एटम और सेम पीरियड एटम्स, ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज, on increasing positive charge, ionic radius decreases. On increasing positive charge, ionic radius decreases on
इंक्रीजिंग, अच्छा चलो पहले पॉजिटिव वाले को समझा देते हैं, पहले पॉजिटिव वाले को समझा देते हैं तब नेगेटिव वाले पर आते हैं। तो जैसे यहाँ पर साइज की बात करें तो जैसे क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 4+, क्रोमियम 6+, तो ये सेम एटम है, सेम एटम है। पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है और इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, तो सबसे छोटा साइज इसका हो गया। हाँ, अगर आप सेम पीरियड के एटम की भी बात करते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। सेम पीरियड के एटम की बात करते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मैं इसी पॉइंट में आगे बढ़ाता हूं। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। ऑन इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज, आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। अब अगर आप फॉर सेम एटम और सेम पीरियड एटम की बात कर रहे हैं, वही दूसरे पॉइंट में ही आपने नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया तो साइज जैसे N3- है, N2- से ज़्यादा होगा। ठीक है, या सेम पीरियड की बात करें अगर, जैसे N3- O2-, F-, तो कहने का मतलब है कि सेम पीरियड हो या सेम एटम हो, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, उनकी बात कर रहे हैं। तो साइज यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा जेड के। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। जिसका जेड ज्यादा उसका साइज कम। ठीक है, आइए एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है Na+, Mg2+, Al3+, Si4+, C4-, सॉरी, आपके पास N3- है, आपके पास O2- है, आपके पास F- है और आपके पास नियॉन है। मतलब एक हमने न्यूट्रल एटम भी ले लिया और इन सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन सबके पास है। तो 11 1- भाई एक प्लस आ गया तो एक हटा दिया आपने, 10 हो गया। 12 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 13 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 14 4 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 6 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 7 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 8 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 9 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और इसका 10 है ही। ठीक है, अब देखिए सबके जेड के बारे में लिखते हैं। सबका जेड, इसका कितना है? 11 12
13, 14, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या बोला है, जेड कम तो साइज ज़्यादा, तो सबसे कम जेड ढूंढ लो कौन है, सबसे कम जेड इसका है। तो यहाँ पर साइज की बात अगर करें तो सबसे बड़ा साइज होगा C4 माइनस का। उसके बाद जेड जैसे ऐसे बढ़ाते जाओगे, N3 माइनस, फिर O2 माइनस, फिर F माइनस, फिर जेड किसका है, नियॉन का है, फिर जेड किसका है, Na प्लस का है, फिर Mg2 प्लस का, Al3 प्लस का, Si4 प्लस का। समझ पा रहे हैं? ये ट्रेंड है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट थे इसके, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जो आप ध्यान रखेंगे कि 2 चीज़ें। पहला तो आप मेरा नोट्स नहीं देखेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को करने से पहले नोट्स ही पढ़ लें, और दूसरा आप करेंगे इसको। अरेंज द फॉलोइंग इन decreasing order of size। चलो, ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, इन चारों क्वेश्चन को आपको करना है। या तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए, करिए, और अगर आप साथ साथ चलना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ, साथ साथ चलते हैं, या मैं ही करता हूँ। आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा, वीडियो पॉज करके करिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइज है Fe की, उसके बाद Fe2 प्लस की, और फिर Fe3 प्लस की। वही आप जानते हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज घटेगा, और न्यूट्रल का पॉजिटिव से ज़्यादा होता है। जहाँ पे देखा जाए चार्ज ज़्यादा इसमें है, इसमें कम है। फिर इसका साइज सबसे बड़ा है क्योंकि ये ग्रुप में सबसे नीचे है। ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन करते समय बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या करें। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा कुछ अजीब लगेगा कि सर इतना खतरनाक, H माइनस का रेडियस Br माइनस से भी ज्यादा है। H माइनस का रेडियस Br माइनस से भी ज्यादा है। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, NCERT डेटा
एनसीईआरटी डेटा देता हूं मैं आपको। H माइनस का रेडियस है 208 पिकोमीटर, F माइनस का 133, Cl माइनस का 182, Br माइनस का 196 और I माइनस का 220 पिकोमीटर। ये एनसीईआरटी का डेटा है। आपको कहाँ मिलेगा? जैसे आप सोचेंगे सर कहाँ मिलेगा हमको, ये मिलेगा आपको हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, और ये सब मिल जाएगा आपको हैलोजन चैप्टर में 12th के एनसीईआरटी में। ये सब मिल जाएगा आपको, चेक कर लीजिएगा। अब आता है इसकी बारी। तो देखो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और इसका साइज इससे कम है। सबसे बड़ा साइज किसका है? पोटेशियम का, क्योंकि ग्रुप में सबसे नीचे है। ठीक है। अब उसके बाद Li प्लस और Mg2 प्लस, इन दोनों में किसका साइज बड़ा है? दोनों में किसका साइज बड़ा है? तो आप जानते हैं Li एंड Mg दोनों का साइज लगभग बराबर होता है, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। Li एंड Mg का साइज लगभग बराबर होता है। अब Li Mg का साइज बराबर है, तो Li प्लस और Mg के ऊपर भी एक प्लस लगा दो तो साइज आसपास होगा। लेकिन अगर Mg के ऊपर 2 प्लस लगा दोगे तो Mg का साइज छोटा हो जाएगा। तो इसलिए यहां Li प्लस, फिर Mg2 प्लस, फिर Al3 प्लस। ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम आएगा आपको, समझ गए। H माइनस को याद रखिएगा, 208 पिकोमीटर, इतना खतरनाक कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता। लोग फ्लोरीन से तो इसको बड़ा कर देते हैं, कई लोग चालाक होते हैं, फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन उनका मन नहीं मानता कि क्लोरीन से कर दे, और क्लोरीन से कर भी देते तो Br से बड़ा इसको कर ही नहीं पाते। कहते नहीं, मन ही नहीं मान रहा, क्या करूं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। आयनिक रेडियस हमने जाना। अब रेडियस के बारे में हम लोग जान चुके। आप रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की, मिटा हुआ है पहले से। आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी तक हम बात कर रहे थे रेडियस की। अब हमारा तीसरा, भाई हमने पहला तो जेड इफेक्टिव पढ़ा था ना, और सेकंड रेडियस था, थर्ड क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम IE से डिनोट करेंगे। क्या होता है, क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. Energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is known as ionization एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कैसे निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन निकालो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, कैसे निकालोगे? एक टर्म और आता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में IP बोल देते हैं।
अक्सर किताबों में आईपी भी लिखा हुआ रहता है। ये क्या है आखिर में, बात कर लेते हैं। देखिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लीजिए। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लीजिए और एक एटम, एक एटम ले लीजिए, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, अपन को एक इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब यहां पर क्या होगा, वी पोटेंशियल होगा इसका, इस बैटरी का पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा, या इस बैटरी का पोटेंशियल चाहे जो हो, हमको नहीं पता। हमने क्या करा कि जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव को और नेगेटिव पॉजिटिव को खींचना तेज कर देता है। मतलब यहां पर इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं। पर ये लोहे का टुकड़ा यहां से खींच के यहां दे जाएगा और ये यहां से खींच के यहां नहीं जाता। अगर चला जाए तो डिस्चार्ज ट्यूब भी टूट जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। आपने कुछ चीज डाल रखी है, एक एटम डाल रखा है इसके अंदर, ठीक है, पोटेंशियल है, बैटरी है, लगा हुआ बैटरी है। अब आपने पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया, पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया, एटम में कुछ हलचल हुआ, थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। एक समय ऐसा आया कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के इधर चला गया और ये न्यूक्लियस इस तरफ चला गया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया और न्यूक्लियस इस तरफ चला गया। जब ऐसा हुआ उसी समय इस पोटेंशियल को आपने नाप लिया, देख लिया, चेक कर लिया कि इस बैटरी का कितना पोटेंशियल लगाया था, तो ये प्रोसेस हुई। बैटरी का वो पोटेंशियल जिस पर एक एटम का आयोनाइजेशन हो जाता है उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, potential required to remove an electron from an isolated gaseous atom is known as annihilation potential। समझ पाए? तो अगर आप ये डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जैसे वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड था, यहाँ पे पोटेंशियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आईपी हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का आईई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आईपी क्या होगा, 10 वोल्ट, सिंपल। ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, लेकिन वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट है। मतलब किसी भी एटम का, अगर जैसे किसी एटम का 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, तो 200 वोल्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। मतलब ई हटा दो तो पोटेंशियल हो जाएगा और ई लगा दो तो एनर्जी हो जाएगा। समझ पा रहे? तो आईपी और आईई एक ही चीज है, वैल्यू सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस एक में ईवी होता है और एक में केवल वी होता है, इतना डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इतना ध्यान रखिएगा भाई, है? अच्छा, अगर हम बात करें, बोले कि यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या यूनिट लिया जाए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल? तीनों में से कोई भी यूनिट ले सकते हैं आप, तीनों में से कोई भी यूनिट ले सकते हैं आप। अब देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आप जानते हैं, लेकिन
अब अगर बोला जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को आपको किलो जूल पर मोल में चेंज करना है, किलो जूल पर मोल में चेंज करना है, तो किलो जूल पर मोल में चेंज करने के लिए आपको 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इतना मल्टीप्लाई करना होगा और यह आ जाएगा 96.36 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू होता है 96.36, जिस यही चीज से फैराडे मतलब 1 फैराडे भी बनता है 96500, वो 368 को 500 बोल देते हैं, मतलब फैराडे ने उसको राउंड फिगर में लेकर बोल दिया था और इसीलिए कि फैराडे के ऑनर में वो चलता है, वो नंबर चलता है, लेकिन एक्चुअल में ये है। तो आपको फैराडे लॉ नहीं लगाना है, जब अगर आपको किलो जूल पर मोल में चेंज करना है तो आपको यही वैल्यू लेनी पड़ेगी। वो जब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा होगा तब आप फैराडे लॉ लगाइए वहां पे, लेकिन यहां नहीं। अब अगर आपको किलो जूल पर मोल को या किलो जूल को किलो कैलोरी में चेंज करना है तो 4.2 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 4.2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की वैल्यू किलो जूल पर मोल में 96.36 एंड किलो कैलोरी पर मोल में 23 किलो कैलोरी पर मोल होगा। समझ गए? बेटा मतलब 3 यूनिट थी, हमने तीनों यूनिट को आपस में चेंज करके दिखा दिया आपको कि अगर मान लीजिए कि कभी यूनिट का खेल आए आपके सामने तो आप उस खेल के माहिर खिलाड़ी रहो और कहो कि आओ हम देखेंगे, हम खेलेंगे और हम जीतेंगे भी। खेलेंगे तो सही ही, हम जीतने के लिए ही खेलते ही हैं, मतलब सीधी बात। वो और बात है कि लोग कहते हैं कि हम खेलेंगे या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, तो उनको अपनी जीत पर संशय है, इसीलिए उन्होंने एक टर्म, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टर्म जोड़ दिया कि या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे ना। हम खेलेंगे और हम जीतेंगे, सीखने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। हम खेलेंगे तो हम जीतेंगे और हम खेलेंगे ऐसा कि हम जीतें, इसलिए पढ़ो ऐसा कि सेलेक्ट हो जाओ। ये नहीं कि बस हम पढ़ेंगे देखेंगे भगवान की मर्जी सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये सब नहीं होता है। भगवान हो, ईश्वर, आपके जो भी धर्म आप मानते हैं वो उन्हीं के साथ होते हैं जो खुद के साथ होते हैं। आप खुद के साथ नहीं, आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप सोच रहे हो कि ऊपर वाला है, अल्लाह है, भगवान है, गॉड हैं, आपका साथ देंगे, वो मुझे नहीं लगता। खाना बनाओगे नहीं तो नहीं खा पाओगे, हाथ से उठाओगे नहीं निवाले में तो अपने आप नहीं चला जाएगा। कर्म करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण कहकर चले गए, कर्म करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आइए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, पहले तो समझा जाए। एक हमने गैसेस एटम ले लिया ए, इसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब हमने क्या करा कि हमारा मन नहीं भरा, हमने सोचा कि इसका हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे, तो हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाला। लेकिन अब ये ऐसे लिखने से तो काम चलेगा नहीं, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट लिखना होगा, इसको सेकंड लिखना होगा। क्या मतलब, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए था, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए।
अब आप चाहे जितना इलेक्ट्रॉन निकलता जाए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, चाहे जितना निकलते जाए, बस ये जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जा रहा है। कैसे? आइए दिखाएं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 283 मतलब 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। 13 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। 13 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। 13 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 13 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। आप बढ़ते जा रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बताइए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या था कि आपके पास 13 प्रोटॉन थे, वो 13 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे? 13 को। मतलब 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। अब 13 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने हैं? 12। इनका काम आसान हो गया। अब तो 12 ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है, और तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये और तेजी से अट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अब तो 11 ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने हैं। अब तो और तेजी से अट्रैक्ट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा। इससे निकालना और मुश्किल हो जाएगा, इससे निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए, हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जो मैं बोलने जा रहा हूं इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। फॉर एन एटम नेक्स्ट IE आयनाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट IE इज ऑलवेज हायर देन प्रीवियस IE। नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन प्रीवियस आयनाइजेशन एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा, ये बना लीजिएगा, ठीक है। मैं यहां पे बता दूं कि फॉर एन एटम नेक्स्ट IE, नेक्स्ट IE का मतलब जैसे सेकेंड IE ऑलवेज हायर देन फर्स्ट IE, थर्ड IE इज ऑलवेज हायर देन सेकेंड IE एंड फर्स्ट IE। तो फॉर एन एटम नेक्स्ट IE इज ऑलवेज हायर देन, for an atom next IE is always higher than previous IE। मतलब अगर हम ऊपर के कॉन्सेप्ट को लें तो IE3 हमेशा ज़्यादा होगा किससे? IE2 से। IE2 ज़्यादा होगा किससे? IE1 से। ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या हुआ? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हुआ। समझ पाए कुछ? तो अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी की। अगली हेडिंग है, हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, पहला फैक्टर साइज ऑफ एटम है। IE इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। मतलब जिसका साइज बड़ा होगा,
जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। ठीक है। दूसरा फैक्टर है जेड इफेक्टिव, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो आप जानते हैं कि साइज क्या हो जाएगा, छोटा, और साइज छोटा हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड फैक्टर है पेनेट्रेशन पावर ऑफ सबसेल। पेनेट्रेशन पावर ऑफ सबसेल। अब देखिए, फॉर सेम सेल for same cell penetration power का ऑर्डर होगा S, P, D एंड F। इसकी मीनिंग क्या है कि S सबसेल इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन पी। और जो न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। एस इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन पी, पी इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन डी एंड डी इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन एफ। ये बात आप लिख लेंगे। एस इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन पी, पी मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन डी एंड डी इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन एफ। जो हमारा फोर्थ फैक्टर है वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबसेल। ठीक। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी आपको किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और आपने ये देखा कि उसका सबसेल जो है वो हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है। तो आप ये बात लिख लीजिएगा, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। Half filled and full filled orbitals are relatively more stable. So it is difficult to remove electron from them. So their ionization energy will be high. अब यहाँ पर अगर हम हाफ फिल्ड की बात करें तो वो P3 है, D5 है, F7 है। और फुल फिल्ड की बात करें तो देखो S2 को भी फुल फिल्ड माना जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर आप P6, D10, F14 को मानिएगा, अभी जरूरत पड़ेगी तो उसकी बात करेंगे। ठीक है। अब पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, ये लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। पीरियोडिक ट्रेंड, तो जब पीरियोडिक ट्रेंड जो हम बोलते हैं वो जनरल बोलते हैं, एक्सेप्शनल नहीं बोलते, जनरल। पीरियोडिक ट्रेंड फर्स्ट पॉइंट, लेफ्ट टू राइट इन PT। अब हम इतना बड़ा लिखेंगे ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, इससे अच्छा लेफ्ट टू राइट इन PT। ठीक है। IE क्या होगा, इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन Z इफेक्टिव। ठीक है। I increases due to increase in Z effective
या डिक्रीज इन साइज। सेकेंड पॉइंट, डाउन द ग्रुप in PT periodic table, IE decreases due to increase in size। सेल बढ़ता है, लेकिन अगर कहीं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और साइज डाउन द ग्रुप जाने पे घट जाए तो आई बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला है अनएस एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, लेकिन अगर साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है तो अनएस एनर्जी डिक्रीज भी नहीं हो रहा होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक ऑर्डर लेते हैं, मान लीजिए कि हम एक ऑर्डर लेते हैं, फर्स्ट पीरियड ऑर्डर ऑफ IE की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट पीरियड हीलियम का ज़्यादा होगा किससे, हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि नोबल गैस है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट पहले लिख लिए जाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इसमें आप पहले ये चेक कर लीजिए कि कौन हाफ फिल्ड है, कौन फुल फिल्ड है। तो देखिए ये फुल फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। इसमें P3 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें P6 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। आपको क्या करना है कि बहुत बहुत सिंपल सी काम, इधर से आपने अभी लिखा पीरियोडिक टेबल में कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, अनएस एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि उधर वाले का ज़्यादा होगा, इधर वाले का कम होगा। बस आपको क्या करना है कि इसको कुदा के यहाँ डाल देना है। अब इसको कुदा के आप आगे कहाँ ले जाएंगे, तो सबसे आगे है ही, तो आपका जो ऑर्डर होगा NEF, अब O की जगह पर क्या आ जाएगा, N तब O, C B B Li, ये IE होगा, ठीक है। थर्ड पीरियड की बात कर ले, तो थर्ड पीरियड में आपके पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एक बार फिर वही चीज सर्च करेंगे आप, हाफ फील्ड, फुल फील्ड। ये हमारा फुल फील्ड और ये हमारा हाफ फील्ड, ठीक है। फुल फील्ड सबसे आगे है ही, हाफ फील्ड को क्या करना है, कुदा के यहाँ ले आना है। अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, आर्गन, Cl, P, S, Si, El, Mg, Na, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया यहाँ पर, ध्यान से उतर गया। एक बात ये मैं अभी आपको बोल रहा था कि S2 भी जो है, मतलब S में जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो भी क्या है, फुलफिल्ड माना जाता है। तो इसको भी आप खुदा के यहाँ ले आएंगे, मतलब यहाँ पे जो है एक चीज़ कर देंगे आप, क्या कर देंगे, यहाँ बोरॉन कर देंगे और यहाँ पर बेरिलियम कर देंगे। वही चीज़ आप यहाँ भी करेंगे। मतलब यहाँ पर आप मैग्नीशियम कर देंगे और यहाँ पर आप एल्युमिनियम कर देंगे। एक्चुअली डेटा हम कुछ समझाते हैं तो इसका एक लॉजिक बना देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई मैग्नीशियम का भी ज़्यादा होता है,
तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है। अब इसमें आप बोलेंगे कि सर S2 अगर फुलफिल्ड है तो S1 हाफ फिल्ड भी होना चाहिए। लॉजिक तो आपका सही है, लेकिन हम भी थोड़ा सा क्या है, मजबूर है। हमारे पास जब डेटा मिलता है NCERT का तो हम ये देखते हैं कि मैग्नीशियम का ज़्यादा है, एल्युमिनियम का कम है, या बेरिलियम का ज़्यादा है, बोरॉन का कम है। तो उससे हमको क्या है कि हमें अपने एक्सेप्शनल केस डालना पड़ता है, कि जैसे आपने सुना केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केस डालना पड़ता है कि नहीं भैया बेरिलियम को भी हम फुलफिल्ड मानते हैं, तो या मैग्नीशियम को भी हम फुलफिल्ड मानते हैं, तो इसलिए हमने खुदा दिया इसको। ठीक है, तो अब सही है, अब ठीक है, वो पहले वाला तो सही था ही। अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, वो जरा सा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, वो कर लेते हैं। अरेंज द सेकंड पीरियड एलिमेंट, अरेंज द सेकंड पीरियड एलिमेंट elements in increasing order of IE सेकेंड। आई फर्स्ट की बात अभी तक हम लोगों ने करी, आई सेकेंड की नहीं करी थी। तो आई सेकेंड क्या होगा, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने यहां पर सॉल्यूशन लिख दिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि सेकंड पीरियड एलिमेंट को यहां पे लिख दे रहे हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। ठीक है, ठीक है। और आपको सेकंड एनायन एनर्जी करनी है, मतलब आपने फर्स्ट कर दी है। पहला इलेक्ट्रॉन आपने उड़ा दिया, इसका पहला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उड़ा दिया है। पहला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उड़ा दिया। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p5 है, इसकी 2p4 है, इसकी 2p3 है, इसकी 2p2 है, इसकी 2p1 है, इसकी 2s2 है, इसका 2s1 है, और ये 1s2 है, 1s2 है। तो अब यहां पर एक बात और जानने वाली है। अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था पीरियोडिक ट्रेंड पे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। इसका मतलब है कि राइट में सबसे ऊपर जो होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होगी। तो पूरा ये पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में राइट में सबसे ऊपर यहां पर कौन है? हीलियम है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आईई, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हीलियम की होती है। किसकी होती? हीलियम की। और देखिए ये है इस समय हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, इस समय हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन यही है। तो अगर हम Ie2 की बात करें, Ie2 की, तो सबसे पहले हमारा कौन आ जाएगा? Li प्लस आ गया। अब हम देखेंगे ये तो नोबल गैस हो गया था, इसलिए हमने सबसे आगे रख दिया। किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसकी होती है? नोबल गैस की। तो हमने नोबल गैस को सबसे आगे रख दिया। अभी तक आप लोग जितना भी ट्रेंड देख रहे थे सबका नोबल गैस ही था, नोबल गैस को सबसे आगे रख दिया। अब देखिए क्या है, क्या कहीं इसको हटाने के बाद, अब जैसे इसको हमने लिख दिया तो इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब देखो कौन है, क्या कोई, तो ये देखो हाफ फील्ड है, ये देखो हाफ फील्ड है। लेकिन अब ये हाफ फील्ड होगा तो ये किसके आगे जाएगा? ये यहां जाएगा भाई। अब हाफ फील्ड को आप मतलब 2p3 को आप 2p4 से आगे कर रहे थे, 2p5 से तो आगे कर नहीं रहे थे। तो कौन आ जाएगा? Ne प्लस, ठीक है। नहीं क्लियर हो रहा? नहीं क्लियर हो रहा? नहीं क्लियर हो रहा?
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं क्लियर हो, क्योंकि आप बोल तो पाएंगे नहीं। लेकिन पहले चलिए अपनी कॉपी में सबसे ऊपर एक पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिखिएगा कि हीलियम हैज हाईएस्ट IE इन PT। हीलियम हैज हाईएस्ट IE इन PT। हीलियम की हाईएस्ट IE होती है PT में। और दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा फ्रेंसियम, ब्रैकेट में आप सीजियम लिख लीजिएगा अगर फ्रेंसियम ऑप्शन में ना हो तो, हैज लोवेस्ट IE इन PT। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, हमारे पास जो ट्रेंड था पहले, जब हमारा IE फर्स्ट था, IE फर्स्ट का ट्रेंड क्या था? IE फर्स्ट का ट्रेंड था हमारे पास नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। ये हमारा IE फर्स्ट का ट्रेंड था। तो IE फर्स्ट के ट्रेंड को आप देखें ध्यान से IE फर्स्ट के ट्रेंड को देखिएगा कि क्या ये कह रहा है। तो ये कौन है? ये कौन है? नोबल गैस। ये कौन है? 2p5। ये कौन है? 2p3। ये कौन है? 2p4। ये 2p2। ये 2s2। ये 2p1 और ये 2s1। यही है। अब आपको इसी ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। आपके यहां पर Li+ भी लगा देते हैं और ये लिख देते हैं 1s2। ठीक है। अब आपको इसी ऑर्डर में इसको भी अरेंज करना है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पूछे तो भी उसी ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से आप समझिए कि अब सबसे पहले कौन है आपका? नोबल गैस। तो अब ढूंढो इसमें नोबल गैस कौन बन गया है। तो ये है नोबल गैस, हीलियम। और आपने लिखा है हीलियम है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन PT, तो आपने हीलियम इसको लिख लिया सबसे पहले। मतलब हम सबसे पहले किसको ले आए? Li+ को, नोबल गैस ले आए। अब नोबल गैस के बाद देखो कौन है? 2p5 है। देखो 2p5 किसका है? नियॉन का। तो हम ले आए नियॉन को। 2p5 के बाद देखो कौन है? 2p3 है। 2p3 किसका है? ऑक्सीजन का है, O का, O+। उसके बाद देखो 2p4 किसका है? 2p4 किसका है? F+ का है। ठीक है, 2p4। उसके बाद देखो 2p2 किसका है? 2p2 N+ का है। ठीक है, N+ का, 2p2 N+ का है। 2p2 के बाद कौन है? 2s2 है। 2s2 किसका है? B+ का है। ठीक है, 2s2 के बाद कौन है? 2p1 है। 2p1 देखो किसका है? C+ का है। 2p1 के बाद कौन है? 2s1 है। 2s1 किसका है? B+ का है। ये है IE2 का ऑर्डर। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए जब आपको ऑर्डर देता है, ऑप्शन में ऑर्डर देता है, तो वो प्लस लगा के नहीं देता, वो तो खाली IE2 लिख देता है। तो IE2 का मतलब है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, पहला इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हैं, मतलब प्लस है पहले से, तो वो ऐसे करके दे देता है। समझ गए? मतलब प्लस लगा के तो आपको समझाया था, पर देता वो ऐसे। समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बात हुई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन की। ये बात आपने लिख ली थी कि मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है और मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन की, लेकिन एक्सेप्शन से पहले एक पॉइंट और। एक क्वेश्चन और करा दे, तब एक्सेप्शन की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्सेप्शन की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो कंपेयर द IE फर्स्ट एंड IE सेकेंड ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज। क्रोमियम एंड मैग्नीज का आपको IE फर्स्ट एंड IE सेकेंड कंपेयर करना। तो आपने ले लिया एक तरफ क्रोमियम और इधर ले लिया मैग्नीज, या ऐसे कर दिया मैग्नीज कर दिया। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 4s1 है और इसका 3d5 4s2 है। ठीक है, तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालने देगा। लेकिन अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये हाफ फिल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये देखो पेयर्ड है और ये क्या है, अनपेयर्ड है। तो भाई एस वाला पेयर्ड वाली बात आई। तो हम बोलेंगे कि IE फर्स्ट जो है वो किसका ज़्यादा है, Mn का ज़्यादा है किससे, Cr से। IE सेकेंड, जब हम IE सेकेंड पर आएंगे तो IE सेकेंड जब हम क्रोमियम के ऊपर प्लस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, और Mn के ऊपर प्लस लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3d5 4s1। तो अब ये कैसा हो गया, हाफ फील्ड हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब ये स्टेबल होगा। तो मतलब सेकेंड वाला क्रोमियम का ज़्यादा होगा किससे, मैग्नीज से। फर्स्ट वाला मैग्नीज का ज़्यादा होगा किससे, क्रोमियम से। बात समझ पाए? तो चलिए अब आगे मिलेंगे तो आपको एक्सेप्शन की बात करेंगे और कुछ और बात करी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।